नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। हाजिर हूं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट शो जवाब तो चाहिए लेकर। शाम के 7 बज गए। जवाब तो चाहिए में आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का विषय है किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के अचानक दिए गए इस्तीफे के बाद की स्थिति पर आज बात होगी। उपराष्ट्रपति जी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कल देर शाम अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद से इस्तीफे के कारणों पर कयासों का बाजार गर्म है। आज हम उन कयासों या कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति से जुड़ी कुछ बातें, कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण वो सुर्खियों में रहे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे। इस पद के लिए सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जो नाम सबसे ज्यादा गर्म हैं वो है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। उसके बाद कयासबाजी के बाजार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम भी आगे चल रहा है, और फिर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी लेना लोगों ने शुरू कर दिया है, और इसी क्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का नाम भी तेजी से आगे उठने लगा है। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयोग को 6 माह के भीतर चुनाव कराने पड़ेंगे। अब सरकार या बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके जो योगदान रहे हैं, देश के लिए सेवा रही है, उसका जिक्र किया है। उनके लिए यह भी इस्तीफा अप्रत्याशित है। आपको बताएं कि पार्टी कोर कमेटी ने इस बाबत चर्चा जारी की है। साथ ही विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने हर रूप में संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित किया है। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी की सरकार से कई मुद्दों पर टकराव हुआ है, लेकिन उन्होंने हमेशा संविधान के पक्ष में ही बात की। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी जगदीप धनखड़ ने आवाज उठाई है। महिलाओं के रेप से लेकर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़ने तक के मामले में धनखड़ जी ने स्टैंड लिया, विरोध किया और न्यायिक जांच के निर्देश भी दिए। तबलीगी जमात के बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर लुकआउट नोटिस जारी होने पर भी उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया था। जब माननीय धनखड़ ममता सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तब टीएमसी सांसदों ने उनके खिलाफ खूब हंगामा किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बंगाल की लड़ाई के लिए भी डटे रहे। कोरोना संकट में जब कई जगह शव सड़कों पर पड़े मिले तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई और सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। राज्यसभा के सभापति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सभापति के तौर पर अनुशासन और गरिमा को सर्वोपरि रखा है, चाहे सामने कोई भी हो। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में जब धनखड़ के लहजे पर आपत्ति जताई थी तब भी उन्होंने सख्त और सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बहुत हो गया। आप कोई भी हो सकते हो, आपको मर्यादा को समझना ही होगा। आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा को स्वीकार करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों की लंबित विधेयकों पर 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया था, तब धनखड़ ने साफ कहा था कि अदालत राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बनने की कोशिश में है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कौन हो सकता है देश का 15वां उपराष्ट्रपति, और सवाल यह भी होगा कि क्या जिनके नामों पर मीडिया में हो रही चर्चा उनमें से किसी पर मुहर लगेगी, और सबसे अहम नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होगा फॉर्मूला। आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ होंगे तमाम मेहमान, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासी गलियारों में 2 थ्योरी चर्चा में है। पहली थ्योरी जो चल रही है, विपक्ष के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद रहे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए और सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात तो ये थी
कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। सियासी गलियारों में इस थ्योरी की पुष्टि इस बात से की जा रही है कि जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने अपनी सफाई दी और कहा कि हम उनके ऑफिस को न आने के बारे में बता दिए थे। लेकिन वहीं अब जो दूसरी थ्योरी सामने आई है वो उनकी बीमारी को लेकर है। 25 जून को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के बाद जगदीप धनखड़ जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। करीब 10 कदम चलने पर धनखड़ जी के सीने में अचानक दर्द उठा। पूर्व सांसद महेंद्र पाल और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला था और इससे पहले जगदीप धनखड़ को 9 मार्च 2025 को अचानक सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 12 मार्च 2025 को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और वहीं उनके शरीर में स्टंट भी डाला गया था और उनके इस्तीफा देने के पीछे बड़ी वजह उनका स्वास्थ्य भी हो सकता है। आज जो विपक्ष धनखड़ पर प्यार लुटा रहा है वह कभी उन्हें अपमानित करने के बहाने ढूंढता रहता था। 2023 के शीतकालीन सत्र में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर धनखड़ की नकल उतारी थी और राहुल गांधी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। धनखड़ जी ने इसे सार्वजनिक अपमान बताते हुए कहा था कि एक किसान, एक जाट और एक राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया। महुआ मोइत्रा ने उनके लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। कई मौकों पर राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं ने धनखड़ को पक्षपाती, मोदी के प्रवक्ता जैसी टिप्पणियों से अपमानित किया। जगदीप धनखड़ भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से हैं जो स्पष्टवादिता और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। देश के 72 साल के संसदीय इतिहास में वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति बने जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हालांकि यह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। विपक्ष ने धनखड़ पर पक्षपात और विपक्षी सांसदों की आवाज दबाने का आरोप लगाकर ये महाभियोग प्रस्ताव लाया था। विपक्ष की आलोचना के बावजूद वे हमेशा संविधान और सदन की गरिमा की रक्षा के लिए खड़े रहे। उनकी एक खासियत यह भी है कि वे किसान पुत्र होकर भी बेहद सुलझे हुए विविधता में हैं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है। 74 साल की धनखड़ जी का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था, लेकिन 21 जुलाई की रात उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और 2022 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए वे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। धनखड़ जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ एक संवैधानिक पद खाली होना नहीं है, बल्कि यह सियासी बहस और भविष्य की राजनीतिक समीकरणों की आहट भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई। देखिए, ये विपक्ष है, उनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, ये somebody wants to rest, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो somebody इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे। मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं,
और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। देखिए, पिछले 15 घंटे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया और बहुत ही जल्दबाजी में, आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी, इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। देखिए, ऐसा लगता है कि जो बताया जा रहा है और जो है उसमें फर्क है। एक इतना सीनियर आदमी इस्तीफा दे और उस पर सारी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध ले और फिर वो इस्तीफा जो है तुरंत जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो इसके अंदर कुछ है जो पर्दे के पीछे हुआ है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। तो उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में किस तरह से बयानबाजी हो रही है आपने देखा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से परिचय आपका करवाता हूं। संदीप मिश्रा साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी जी हमेशा की तरह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। अनिल गर्ग साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी। डॉक्टर राजकुमार मौर्य साहब जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नेहा धवन जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके साथ करना चाहता हूं। जो इस्तीफा हुआ उसने थोड़ा सा चौंकाया, और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीमारी का उन्होंने जो जिक्र किया है वो शायद राजनीतिक बीमारी थी, इन आरोपों को किस तरह से आप देखते हैं और क्या आपको लगता है अचानक इस्तीफे के पीछे? विकास जी, ऐसा है कि हम भी जो अटकलें हैं उन्हीं से अटकलें निकालते हैं जी, क्योंकि बात तो क्या है, कुछ न कुछ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो तो अगर कब्र में भी हों और उनको पद मिले तो उठ के चले आते हैं जी। तो ये कह देना कि भाई स्वास्थ्य खराब के लिए कोई सडनली इस्तीफा दे देगा, वो अगर कोई रेस्ट बताया है तो 1-2 महीने रेस्ट भी कर सकते हैं। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए कि उसको रोज ही बिल्कुल उनको कार्यालय में आना है। तो कुछ न कुछ तो विषय है। हम्म अब इसमें जो हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, मुझे तो उसमें एक ही ट्रिगर लग रहा है। वो ट्रिगर ये है कि देखिए, नॉर्मली तो भाजपा में अब सतपाल मलिक गवर्नर थे, कितना खिलाफ बोलते रहे, उनको कार्यकाल पूरा करने दिया, किसी ने हटाया नहीं उनको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनते हैं और सरकार के बहुत सारे मसले यहाँ पे उठते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव इसमें आते हैं। तो जो सदन का अध्यक्ष है वो किस तरह से इसको लेके चलेगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि कल जो एक घटना घटी है कि परसों जो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लगना है, यशवंत वर्मा, तो उस मामले को लेकर के और लोकसभा में पहले ही बयान दिया जा चुका था कि भाई सभी दलों से बात हो गई है, सभी मिलके और महाभियोग के प्रस्ताव के लिए राजी हैं और वो आ रहा है। सबने दस्तखत कर दिए हैं, राहुल गांधी ने भी दस्तखत कर दिए और लोगों ने भी दस्तखत कर दिए। तो ये बात पूरी पब्लिकली कह दी गई थी। उसके बावजूद राज्यसभा में विपक्षी दलों का एक प्रस्ताव महाभियोग का इन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसमें कि न कानून मंत्री को कुछ पता था, न पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कुछ पता था, और उन्होंने वो प्रस्ताव उनका स्वीकार कर लिया जी। और उसमें जो सत्ता एनडीए के लोग हैं उनके किसी के उसमें हस्ताक्षर भी नहीं थे। तो ये प्योरली एक पॉलिटिकल मूव हो गया, जो सरकार को आप कह सकते हैं एक बैक स्टैबिंग हो गई कि एक सदन का उनका उपाध्यक्ष जो सदन का चेयरमैन भी है, वो अगर विपक्ष का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है बिना सरकार को बताए, जबकि सरकार ऑलरेडी लोकसभा में उसको लेके आ रही है सबके बिहाफ पे और वो खाली विपक्ष के बिहाफ पे ले लेते हैं, तो ये एक बहुत ही ट्रिचरस इवेंट था।
और उसमें खतरे आगे तक के बढ़ जाते हैं कि अभी तो आपने ये लिया, कल आप दूसरा प्रस्ताव ले लेंगे, कल परसों तीसरा प्रस्ताव ले लेंगे, तो फिर तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी सरकार के लिए। ये निश्चित मतलब एक तरह की ये एक चेतावनी थी। उसके अलावा आपको ध्यान होगा जस्टिस शेखर यादव जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे और जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में कुछ बातें कही थी, उस पर काफी बहस हो चुकी है। तो उसके विपक्ष चाहता था कि उनके खिलाफ भी एक महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। तो उस महाभियोग के प्रस्ताव को भी उन्होंने दिया और उन्होंने उसको ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अभी स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसमें कुछ सिग्नेचर्स का प्रॉब्लम है, तो मैं जांच कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो ये चाह रहे थे कि इस महाभियोग को भी वो स्वीकार कर लेते राज्यसभा में और उस पर भी बहस शुरू हो जाती। तो इसलिए सरकार को एकदम से लगा कि ये तो मामला गड़बड़ वाला होने लगेगा और ये ठीक नहीं है। एक सुचारू रूप से एक सरकार और सदन के बीच में जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ इनको कहा गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। अनिल गर्ग साहब, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है जिस तरह की हम चीजें देख रहे हैं? और एक सवाल आ रहा है कि कुछ तो बात थी, क्योंकि जगदीप धनखड़ जैसे अगर हम नेताओं को देखें, उनकी कार्यशैली को समझने की कोशिश करें, हर मुद्दे पर हमेशा मुखरता से बोलना, कभी बचना नहीं, लेकिन ऐसे अचानक ये जो फैसला हुआ है ये स्तब्ध तो करता है, चौंकाता तो है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और कहीं आपको कुछ लगता है कि सब नॉर्मल तो नहीं है? काजी, देश में पहली बार ऐसा हुआ है किसी उपराष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ दिया हो अपना कार्यकाल होने से पहले। तो यह बात तो ठीक है कि कुछ ना कुछ तो विशेष हुआ है, लेकिन जहां तक जगदीप धनखड़ जी का सवाल है, मैं पिछले 15 साल से उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके पीछे उनका इतिहास भी जानता हूं। वो बहुत वोकल रहे हैं, कभी भी अपनी बात कहने में उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, और कभी कभी तो अपने साथियों के बीच में भी, और साथियों के जो राय होती है उसके खिलाफ जाके भी अपनी राय रखते थे। यानी उनके लिए सही बात कहना ही प्राथमिकता थी। हाँ। वो इस बात का गुण दोष नहीं देखते थे कि बाकी मेरे साथी से नाराज है या खुश है। तो ये तो एक अच्छे सभापति के लिए अच्छी निशानी है। आप मुझे देखिए, अभी मैं विपक्षी नेताओं की बात सुन रहा था, थोड़े समय की बात है कि विपक्षी इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे थे, जो तकनीकी कारणों से नहीं ला पाए थे। अब विधवा प्रलाप कर रहे हैं कि उनको क्यों भेज दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, उनके रखने से खुश थे, उनको भेजने से खुश है। ये बात सही है कि कुछ ना कुछ कारण है। एक कारण माननीय जगदीप धनखड़ जी ने बताया है, दूसरा कारण पॉलिटिकल मूव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक ही टेन्योर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए चाहता हो कि वो एक और नए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाए, ताकि किसी ऐसे एनडीए के साथी पार्टी का बनाए कि उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे, बिहार से हो सकता है, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश मूल पे जो मनोज जी हो सकते हैं, बाकी कुछ हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उस पे अनिल जी हम चलेंगे कि आगे क्या होगा। संदीप मिश्रा साहब, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं विकास जी, जगदीप धनखड़ जी ने अगर स्वास्थ्य कारण से कहा है तो ये एक बड़ा कारण इसी को माना चाहिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी लिपापोती करने वाले राजनेताओं में से नहीं है। ठीक है। संदीप मिश्रा जी, कोई बात थी या पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन जो खटास के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी की जिस तरह से जो आला नेतृत्व है उनके साथ नजदीकियां देखें, उनके साथ बातचीत देख लें, उनके साथ मुलाकातें देखें, कभी लगा नहीं। सडन बहुत कुछ ऐसा हुआ कि अभी पिछले 3, 4, 5, 10 दिन में कुछ हुआ है, उसका ये नतीजा आपको नजर लगता है? सर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए विकास जी, पहली बात तो मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी के पद हैं, खासकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, इस तरह के पद या राज्यपाल, ये सारे पद जो है बहुत ही जिम्मेदार लोगों को दिए जाते हैं और अनुशासित लोगों को दिए जाते हैं, जिनको यह बात पता होती है कि केंद्रीय नेतृत्व से अगर कोई आदेश आता है तो हमें उसका पालन करना है बिना किसी लाग लपेट के, और मीडियाबाजी नहीं करनी, मतलब मीडिया में कमेंट नहीं करना। हो सकता है कुछ लोग अपवाद हों, उपराज्यपाल हो जिन्होंने ऐसा किया हो, उस अनुशासन का पालन न किया हो, लेकिन बात आती है कि आखिर यह सब चीज हुई क्यों। इसके पीछे मैं एक चीज जोड़ता हूं कि चाहे न्यायालय हो या फिर देश की संसद हो, दोनों जगह पर वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ राजनेताओं की टीम एक कोशिश कर रही है कि जस्टिस वर्मा, जिनके घर से 4-5 बोरे
गैस बरामद हुए जले हुए, उस मामले को एक ऐसे न्यायाधीश के बारे में तुलना करके उसके बराबर रखा जाए जो कि कहीं सनातन के बारे में दो शब्द बोला है या फिर हिंदू समाज के बारे में कुछ बोला है, एक ऐसे इवेंट में जो न्यायालय का इवेंट नहीं है, जो एक सामाजिक संस्था का निजी कार्यक्रम है, उसमें बोलता है। तो यह स्थिति हो रही है। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया जस्टिस वर्मा का और किसी कारणों से लिस्ट नहीं हुआ, तो यह कोशिश थी कि कहीं न कहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का मामला बना दिया जाए और सदन को इंपीचमेंट करने से रोका जाए। तो पूरी साजिश यही रही है। और आप देखिए अभी चर्चा आ रही है कि दोनों ही इंपीचमेंट को उपराष्ट्रपति जी के पास लाया गया विपक्ष के द्वारा, और जिसमें सत्ता पक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर ही नहीं है। तो यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इंपीचमेंट के लिए वर्ड उपयोग नहीं हुआ है कि वह विपक्ष के द्वारा नहीं लाया जा सकता। विपक्ष में अगर मोशन लाया जाता है उसको भी उपराष्ट्रपति स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले उन्हें सभी को विश्वास में लेना चाहिए था। हो सकता है लिया भी हो और उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से कहा हो कि कोई गहमा गहमी सदन में बहुत ज्यादा होने वाली है और मेरा स्वास्थ्य नहीं अलाउ करता कि मैं इस तरह के मैटर को हैंडल करूं और आप यह जिम्मेदारी किसी दूसरे को दें, तो इस नाते उन्होंने त्यागपत्र दिया होगा कि यही कारण हो। ठीक है सर, इन तमाम कयासों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपके पास लौट रहा हूं। राजकुमार मौर्य साहब, आपके पास आ रहा हूं, फिर मुझे नेहा जी की तरफ आगे बढ़ना है। विपक्ष की आज जिस तरह से रुख समझ में आया, अलग अलग नेताओं के आपके बयान सुने मैंने, आज जितनी सिंपैथी उपराष्ट्रपति जी के लिए मुझे नजर आई इतनी कभी नहीं आई सर, खास तौर पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से। तो पहले तो विपक्ष क्लियर करे कि 15-20 दिन पहले या 3 महीने 4 महीने पहले जो स्टैंड था, उनकी खास तरह की आकृतियों पर जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, वो सही थे या आज की प्रतिक्रियाएं सही हैं? जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस व्यक्ति के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके ऊपर कहीं न कहीं जो कहीं न कहीं निर्बल अपने आप को पाता है या अपने आप को सत्ता से जो है सत्ता के दबाव में पाता है, हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है। उसी क्रम में जो इस्तीफा धनखड़ जी ने, आदरणीय धनखड़ जी ने दिया था, तो उसमें हो सकता है उनके स्वास्थ्य कारण हो या हो सकता है उनके ऊपर दबाव हो राजनीतिक। तो इन सब चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर है कि उनका जो उनके तरफ सिंपैथी दिखाई जाए। तो कहीं कहीं ये मामला लगता है कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था, इस्तीफा देने का दबाव था और उन्होंने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उससे लगता नहीं है कि एकाएक जो है ऐसी कोई समस्या आ गई या इतनी बड़ी समस्या आ गई। मौर्य साहब, आज आप जिनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आप ही की पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जी बिल्कुल, जब वो सत्ता के दबाव में काम कर रहे थे तो विपक्ष का धर्म होता है कि हर उस आदमी से लड़ना, हर उस व्यक्ति से लड़ना जो संविधान की जो है अवहेलना कर रहा है। ठीक है नेहा जी, आपसे सीधा सवाल, मेरा सवाल कुछ और लेने का मन था, लेकिन राजकुमार मौर्य ने जिस तरह से कहा कि वो सत्ता के दबाव में काम कर रहे थे, आज जो स्टैंड हुआ उस पर आप पहली प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन आज जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आई हैं, खासतौर पर उपराष्ट्रपति जी के लिए, धनखड़ जी के लिए, उस पर क्या कहेंगे मैम? तो मैं हमारे देश के बहुत वरिष्ठ उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के लिए स्वास्थ्य कामना करती हूँ। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, आज पैनल पर हमारे साथ में बहुत ही वरिष्ठ जन बैठे हैं और सब में एक बात जरूर थी कि माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता है, वो कभी भी किसी दबाव की राजनीति में आसक्त नहीं है। उन्हें चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, चाहे वो उपराष्ट्रपति रहे, चाहे उनका पहले का करियर देखिए, पॉलिटिकल करियर, वो हमेशा से अपनी बात को स्पष्टता से रखते आए हैं और बुलंद तरीके से रखते आए हैं। तो ये मानना तो कांग्रेस की बात बिल्कुल ही बात का तूल पकड़ने वाली बात है या किसी बात की पूछ पकड़ने की बात है कि आज आप उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के से जो है जुड़ाव दिखा रहे हैं। और कहीं एक समय था जब आप हमेशा उनके खिलाफ एक मोशन को लाने के लिए लगे हुए थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते थे संसद में, उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा समर्थन देते हैं, पक्षपात का आरोप लगाते थे। आज वहीं आप उनके जो है उनके साथ खड़े नजर आते का नजारा पेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल दोगली बात है।
क्योंकि कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि विपक्ष के तौर पर उन्होंने सरकार में होने वाले हर काम का वो तूल देना है, हर काम की खिलाफत करनी है, किसी भी काम की संवेदनशीलता को समझे बिना। और ये अनुशासनहीनता जो विपक्ष दिखा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और देखिए आने वाले समय में बहुत चिंतनीय दशा मुझे दिख रही है और बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर विपक्ष हर किसी विषय पर इस तरह से अपना रुख दिखाएगा तो देश में जो विपक्ष की भूमिका है उस पर धब्बा लगना तय है। ठीक है। माननीय उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। धनखड़ जी बहुत वोकल हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं और दमगनता से अपनी बात को उन्होंने रखा है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी बोलिएगा। और जो अभी प्रेशर की बात हो रही है कि वो इस बार सेशन में प्रेशर को लेके तैयार नहीं थे, तो सर फिर अगर वो ये फैसला लेना होता तो 5 दिन पहले भी ले सकते थे, पूरा सत्र ही ज्वाइन नहीं करते। लेकिन वो पहले दिन पहुंचे और जिस तरह से नजर आ रहे थे कोई बहुत ज्यादा अनफिट भी नहीं थे। विकास जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं उनको पिछले 15 वर्षों से जानता हूँ और न सिर्फ 15 वर्षों से जानता हूँ बल्कि 2014 से पहले 2010 से 2014 के बीच मैं अक्सर उनके घर, जो तिलक मार्ग पे उनका घर है सागर अपार्टमेंट में, मैं अक्सर उनसे मिले जाया करता था। मैंने उनके निर्देशन में बहुत सारा कार्य किया है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। कभी भी वो दबाव में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप उनके जो उपराष्ट्रपति के दायित्व के नाते या बंगाल के गवर्नर के नाते उनका अगर कार्यकाल देखें, आपको मैं एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ। जब केंद्रीय मंत्री को वहां पे जादवपुर यूनिवर्सिटी पे घेराव कर लिया गया था, पुलिस उनका बचाव नहीं कर रही थी, तो खुद गवर्नर आउट ऑफ लाइन उनको बचाने पहुंचे थे। आपने कभी सुना है ऐसा? तो मेरा ये कहना है, गवर्नर जो उपराष्ट्रपति जी थे धनखड़ जी, ये कभी भी किसी दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वाकई सर बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। चर्चा उसी खबर पर जो कल देर रात के बाद आज तक की सबसे बड़ी खबर है। सभी की निगाहें उस खबर पर टिकी हुई हैं कि ऐसा फैसला क्यों हुआ, भविष्य क्या नजर आएगा। सुरेंद्र स्वामी जी, अभी जो अनिल जी जिक्र कर रहे थे और जो राजकुमार जी ने कहा कि उन पर कोई दबाव हो सकता है, दबाव की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया हो, लेकिन इस पर जो सियासत की बात हो रही है कि भाई फैसला हो सकता है कि दिलवाया गया हो, इस पॉलिटिक्स पर आप क्या कहेंगे? और अब आखिर बनाने पे जो अगली बातचीत होगी उस पर आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, देखिए बात यहाँ धनखड़ जी के व्यक्तित्व की नहीं होती। वो दबाव में काम करते थे नहीं करते थे, वो विषय ही नहीं है। उन्होंने तो जितने भी इस दौरान स्टेटमेंट दिए हैं उस सब ने सरकार को असहज ही किया। क्योंकि कोई भी सरकार ने जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन चाहती है, सरकार तो मिलजुल के चलती है ना। अब वो उपराष्ट्रपति थे तो सरकार न तो उनके खिलाफ बोल सकती थी और न ही उनकी बात का समर्थन कर सकती थी, वो विषय नहीं है। विषय मुख्य ये है कि जो एक सरकारी व्यवस्था है जो राज्यसभा और लोकसभा में चलती है, कानून बनाने को लेके, डिस्कशंस को लेके, प्रस्तावों को लेके, उसमें देखिए 12:30 बजे तो मीटिंग हुई है, कोई इशू ही नहीं है जी। उसके बाद 4:30 बजे वाली मीटिंग में गए नहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और रिजिजू। इसी बीच में आपने तो अगर उस दिन देखा होगा तो आप चेहरा देखते लॉ मिनिस्टर का, मेघवाल जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमसे तो पूछा नहीं और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, जबकि लोकसभा में ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो ये जो एक उनका कदम था, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जस्टिस शेखर यादव को लेकर के भी उन्होंने प्रस्ताव ले लिया, हालांकि उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ सिग्नेचर का इशू था 2 लोगों का। तो मतलब ये तो फिर सरकार के हाथ से सारी चीज ही निकल गई ना। सरकार सबको लेके साथ चल के लोकसभा में ला करके इस प्रस्ताव को बढ़ाना चाह रही है, और आप राज्यसभा में सिर्फ विपक्ष के आधार के दिए हुए वो नोटिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरे जज को के खिलाफ भी आप, चूंकि विपक्ष चाहता था तो आप उस महाभियोग के उस प्रस्ताव को भी आपने ले लिया ना, स्वीकार नहीं किया क्योंकि कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज थे सिग्नेचर के। तो मैं समझता हूँ और सब बातें बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। वो एक अलर्ट हो गया, अलर्ट हो गया कि भाई कल क्या होगा, तो उसको सरकार उस दुविधा में नहीं रह सकती थी। और मेरा अपना ये मानना है कि इनको कह दिया होगा बहुत पोलाइटली कि भाई आपने ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अब चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और हमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर चलना है
कल तक जो कयास यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगाए जा रहे थे या कयास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगाए जा रहे थे, अब उससे बहुत ज्यादा कहीं चर्चा हो गई है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन, और इस नाम को लेकर जो सियासत हो रही है, दिल्ली से कई सारी बैठकें जो हुई हैं उनके भी बड़े सारे कयास लगाए जा रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, क्या आपको नजर आता है और बीजेपी के अंदर इस समय क्या चल रहा है, और जो सोशल मीडिया पे कई सारे नाम चल रहे हैं उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए, पहली बात तो जो बीजेपी की वर्किंग कल्चर है उसके हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सदन के नियमों को अच्छी तरह से जानता हो, दूसरा शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। तो आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि किसका नाम कट गया इस लिस्ट में। अब बात आती है किसका नाम हो सकता है। एक नाम जो आपने लिया आरिफ मोहम्मद का, यह हो सकता है एक संभावित नाम में, लेकिन नीतीश जी के नाम पर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी सहमति है, और ना ही वो स्वास्थ्य से आज की तारीख में एक नए तलाश है बिहार के लिए कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि जिस तरह से बिहार में घटनाएं हो रही हैं और उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। बाकी जो नाम सामने आ रहे हैं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की वे ऑफ वर्किंग की हम चैनल में बैठते हुए चर्चा करते रह जाएंगे और कोई तीसरा नाम सामने आ जाएगा जिसके बारे में हमें किसी को नहीं पता होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट बीजेपी की होगी कि सदन का कोई कानून का अच्छा जानकार हो, जिसको सदन के नियमों की अच्छी जानकारी। देखिए सर, बिल्कुल आप बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ आपने कह दिया है, और जो संभावना है। नेहा जी, सवाल अब यह है कि बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर, खासतौर पर हम आज देखें दिन भर आपकी पार्टी और आपके नेता ट्रेंड में रहे हैं, और सवाल यह भी है कि बिहार चुनाव भी है आगे, और आप जिस तरह से समीकरण तय करते हैं कुछ अगले चीजों को ध्यान में रखते हुए, कौन होगा अगला नाम, क्या भी बीजेपी के अंदर चल रहा है और क्या ठीक कुछ नहीं भी चल रहा है, ये जो फैसले हुए हैं उसके पीछे ऐसे आरोप भी हैं आप पर? देखिए विकास जी, संदीप जी ने अभी आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर जो है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैसला केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, यहाँ पर फैसला पूरी कमेटी के। मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं अपनी टीम से कहूंगा अगर फोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो बेहतर होगा। राजकुमार जी, यही सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप तो हालांकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, और आज जो हुआ है, जिस तरह का विरोध हुआ और जो बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या ये कोई स्टंट भी हो सकता है? आपकी सियासत क्या कह रही है इस समय? आपको मेरी आवाज मिल रही है विकास जी? जी जी आ रही है, बहुत जल्दी से। नेहा जी बोलिए, आ गई आवाज, आ गई है। विकास जी देखिए, संदीप जी ने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्क कल्चर है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, ये सच है। क्योंकि ये फैसला कांग्रेस की तरह कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं करेगा, ये फैसला लेने के लिए पूरी कमेटी के सदस्य बैठकर लेंगे, और सदस्य के बीच में जो भी एक व्यक्ति का नाम चुनकर आएगा, वो व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति की भूमिका में बैठेंगे, वही व्यक्ति ही चुनाव के दौरान ही जो नाम आएगा सामने, वही ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी भारत के विकास के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए, सदन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कर्मठ नाम होगा, वही नाम ही चुना जाएगा। जी, लेकिन समय को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस समय, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं सदन चल रहा है, ऐसे समय में जब बिहार और बंगाल के चुनाव दहलीज पर हैं, यही सवाल राजकुमार जी मेरा आपसे। विकास जी देखिए, ये राजकुमार जी बोलिए बहुत जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के पास में नेहा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजकुमार जी से सवाल है मेरा। जी जी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी जो जी बोल रही थी, अरे उनको ये होना चाहिए कि हाँ पर्ची से फैसले होते हैं, पर्ची पढ़ दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? नाम क्लियर है, आप देखिएगा कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो संविधान को कम, भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसका पालन करने वाला हो, आरएसएस के जो चीफ हैं उनका पालन करने वाला हो। संविधान बहुत ज्यादा उनके लिए मायने नहीं रखता है, और यही टकराहट जो थी धनखड़ साहब के इस्तीफे की मेन वजह थी। निश्चित रूप से मनोज सिन्हा जी इसके लिए सबसे सुटेबल होंगे, क्योंकि बिहार के बगल पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, भूमिहार समाज और समाज का अच्छी कनेक्टिविटी है उनकी, उत्तरी बिहार को टारगेट बनाकर उनको बनाया जाएगा। जी ठीक है अनिल जी, जिस तरह से ये जो कयास लगाए जा रहे हैं और ये जो दावे हैं अलग अलग, उसके पीछे लेकिन विपक्ष ने एक सवाल खड़ा किया कि वो दबाव में थे, और इस तरह से किस पद पर बैठे व्यक्ति पर इस तरह के आरोप कैसे देखते हैं सर आप?
अनिल जी आवाज आपकी नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने म्यूट किया है तो प्लीज। अनम्यूट है जी जी आगे है सर, आगे बोलिए। मेरा ये कहना है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि जगदीप धनखड़ दबाव में काम करने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, राजकुमार सर तो यही दावा कर रहे हैं, राजकुमार जी। नहीं, उनका दावा अपनी जगह होगा, लेकिन मैं जितना उनको जानता हूँ, अगर वो उनको दबाया जाए तो उनका वो और ज्यादा दृढ़ बनते हैं और अपनी बात पे दृढ़ता से काम करते हैं। वो पीठ दिखा के भागने वालों में से बिल्कुल नहीं है। एक बात, उन्होंने जो कुछ किया है सरकार की सहमति से, सरकार से बातचीत करके, सरकार की इजाजत लेके किया होगा। एक बात। दूसरी बात जो संदीप जी ने कही, मैं इस बात को बल देता हूँ, जो भी नया उपराष्ट्रपति आएगा वो उपराष्ट्रपति जी वही होंगे जो कानून के अच्छे जानकार होंगे और सदन को अच्छे से चला पाएंगे। तीसरी बात और कहना चाहता हूँ, आज तक ये भाजपा का रिकॉर्ड रहा है, जिसकी भी ज्यादा चर्चा मीडिया में हुई है जिस नाम की, वो नाम हमेशा के लिए कट जाता है। इसलिए जिन नाम को हम चाहते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पे चर्चा ना करें। लेकिन एक मेरी मांग जरूर है कि आरिफ मोहम्मद खान से बेहतर नाम इसके लिए नहीं हो सकता। आज मौजूदा देश को उसकी जरूरत भी है। तो आपके माध्यम से मैं तो अपील करना चाहता हूँ भाजपा नेतृत्व को कि आरिफ मोहम्मद खान के नाम पे अगर चर्चा करके स्वीकारें तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आपने नाम आगे बढ़ा ही दिया है तो मैं सुरेंद्र जी की तरफ और दे देता हूं। सुरेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट, समय की अपनी सीमाएं हैं। आरिफ मोहम्मद खान का नाम क्या आप मानते हैं कि इस तरफ आगे बढ़ेगी बीजेपी? मैं नहीं मानता हूं जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, वो ऑलरेडी बिहार के गवर्नर है। मेरा ये मानना है कि अब उपराष्ट्रपति जो बनेंगे वो वही बनेंगे जो संगठन में भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में वो पले बड़े हुए हैं, ताकि वो एक अपनी पार्टी के हिसाब से अपने कार्य को कर सकें। और ऐसे ही व्यक्ति को अब बनाया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड शुरू से भाजपा का नहीं है, वो व्यक्ति को अब मुझे नहीं लगता है कि वो उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। और उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है जो बनेंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ओम बिरला जी के आवास पर मीटिंग चल रही थी और अमित शाह जी वहां से निकल गए। लेकिन देखिए, कई सारे इस समय तो सियासत गर्म है और देखना होगा कि अगला नाम क्या होगा। इस समय सियासत बड़ी तेज हो रही है और ये फैसले कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल संदीप जी आपका, सुरेंद्र जी, अनिल जी, राजकुमार जी और नेहा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस समय को शेयर करने के लिए। अब हालांकि आज जवाब तो चाहिए, फिलहाल इतना ही। कल जब हम नया कोई एपिसोड लेकर आएंगे तो उम्मीद है कि कल तक थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।